को कैरी कर रहा हूं। उसमें केमिस्ट्री के साथ अगर आप कहें तो आप कहेंगे सर इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर के साथ अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे सर मैटर की ना क्या होता है, मैटर की होती है केमिकल फॉर्म्स, केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। और केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर में जो पहला चैप्टर होता है वो होता है एलिमेंट्स, या उनके अंदर के एटम्स, या उन एटम्स के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या उसकी सारी साइंस वो पढ़ाई गई। फिर अभी क्या चल रहा है, अभी केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर में पहली फॉर्म है एलिमेंट्स, दूसरी फॉर्म क्या है कंपाउंड्स, और तीसरी फॉर्म क्या है वैसे मिक्सचर्स। कुछ हद तक हमने मिक्सचर्स भी पढ़ लिए हैं, और सॉल्यूशंस हम पढ़ते हैं तो हम एक्वियस सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, उन एक्वियस सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, उनकी मोलैरिटी पढ़ते हैं, तो यूं समझिए वो मिक्सचर्स है ना, मिक्सचर्स के बारे में मैंने बात की हुई है। लेकिन अगर हम कहें तो मैंने एलिमेंट के बारे में, मुझे लगता है पूरी बात हमारा जो पहला चैप्टर है पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के ऊपर, चाहे ग्रुप्स के हिसाब से देखा जाए, चाहे पीरियड्स के हिसाब से देखा जाए, बल्कि पीरियड के हिसाब से ज्यादा देखा जाए, क्योंकि हमने पीरियड नंबर 3 को बुनियाद बनाकर काफी सारे ट्रेंड्स समझने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ पहला चैप्टर इज डेडिकेटेड टू एलिमेंट्स, जिसके अंदर एलिमेंट्स की सारी कहानी सुनाई जाती है। एंड देन देयर इज दिस सेकंड चैप्टर जिसमें हम कंपाउंड्स के साथ किसको लिंक करते हैं, कंपाउंड्स के साथ हमने लिंक किया है किसको, बॉन्डिंग को लिंक करते हैं। ये मेरा करंट टॉपिक है। अब उसको आप चैप्टर नंबर 2 कहते हैं, आप इसको चैप्टर नंबर 3 कहते हैं, आप इसको चैप्टर नंबर 4 कहते हैं, जो भी अपना एक सीक्वेंस आपके नोट्स में बिल्ड हुआ है आप उस तरह से बिल्ड कर लीजिए। मैं चैप्टर्स के सीक्वेंस में खास इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, लेक्चर के हिसाब से मैं आगे जा रहा हूं। अच्छा, जब हमने सॉरी फॉर दिस, इसकी अगर मैं नोट्स की बात करूं तो मैंने पहले क्या बात कही, मैंने स्टार्ट किया वैसे तो जनरली कंपाउंड और बॉन्डिंग में, कंपाउंड क्या होता है उसकी डेफिनेशन को लेकर समझाया, फिर बॉन्डिंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन को समझाया, फिर कंपाउंड की जो क्या बोलते हैं 2 कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में बात कही। उनमें से कौन सी कैटेगरी में अभी हम इंटरेस्टेड थे, आई थिंक आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्डिंग में आपको पढ़ा रहा था। आयनिक कंपाउंड और आयनिक बॉन्डिंग में जो आपने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, 3 एग्जांपल्स आपकी स्पेसिफिकेशंस ने कही थी। आई थिंक दैट वाज सोडियम क्लोराइड, देन इट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन देयर वाज कैल्शियम फ्लोराइड, एंड एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एग्जांपल मैंने आपको खुद करवा दी। फिर इनिशियली हमने क्या बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के हिसाब से आयनिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट की, और प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात हमने क्या कही, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, कि क्या वो मॉलिक्यूलर एग्जिस्टेंस है या वो क्रिस्टल लैटिस वाली एग्जिस्टेंस है। मॉलिक्यूलर एग्जिस्टेंस को तो हमने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि आयनिक कंपाउंड्स के केस में मॉलिक्यूल्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, वहां पे क्लस्टर ऑफ आयंस होता है जिसको हमने क्रिस्टल लैटिस बोला है, और उस क्रिस्टल लैटिस की हमने पहले डायग्राम समझने की कोशिश की है, और उस डायग्राम के बाद हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश की है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी कभी भी किसी भी सब्सटेंस की होती है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। जैसे मैंने एक चैप्टर आपके सामने केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर, बिल्कुल ऐसे ही एक और चैप्टर भी होता है, कौन सा, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, क्या सॉलिड क्या होता है और लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। मुझे लगता है कि अभी ही इसी चैप्टर के अंदर ही हम जैसे जैसे जो भी सब्सटेंसेस पढ़ते जाएंगे हम उसकी स्टेट के बारे में भी बात करते जाएंगे। तो मुझे लगता है मैं इस चैप्टर को भी साथ साथ ही पढ़ा रहा हूँ। कौन सा वाले को, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, बल्कि आई थिंक इससे भी पहले क्या होना चाहिए था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ही एटम साइंस मॉलिक्यूल्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक वक्त में तीनों आइडियाज हमारे खुले हुए हैं, कभी हम उस पर फोकस करते हैं, कभी हम किस पर फोकस करते हैं। बहरहाल जब हमने आयनिक कंपाउंड्स की स्टेट के बारे में बात कही तो विदाउट एनी डाउट वी नो इट इज क्या, सॉलिड स्टेट है उसकी स्टेट। क्यों, बिकॉज क्रिस्टल लैटिस है भाई, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस का रेगुलर अरेंजमेंट है, टाइटली पैक्ड
क्या बोलते हैं उसको, रेगुलर अरेंजमेंट फिक्स्ड पैटर्न का फिनोमेना है, तो वो तो हमेशा क्या होता है, सॉलिड स्टेट में ही होता है। और वैसे एक क्रिस्टल लैटिस का लफ्ज हमने पहले भी कभी पढ़ा है। क्या ये क्रिस्टल लैटिस का लफ्ज सिर्फ और सिर्फ आयोनिक कंपाउंड के लिए है? मेटल्स के लिए भी है। क्यों? वहां क्या था, क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन क्या, इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ attraction that was also electrostatic force of attraction between क्या, between the negatively charged electrons and the positively charged cations। यहां पर भी उसी तरह की एक फोर्स है, an electrostatic force of attraction between the negatively charged क्या, अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अब पूरे के पूरे नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी आयंस हैं, तो वो प्रॉपर ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं, उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो इस सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट, ना सिर्फ सॉलिड स्टेट में रखती है, बल्कि मैं समझता हूँ उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट को भी अच्छा खासा हाई रखती है। मतलब अगर मतलब हमने स्टेट की तो बात कर ली कि वो सॉलिड है, लेकिन वो सॉलिड में भी कैसा सॉलिड है, एक होता है लो मेल्टिंग वाला सॉलिड, एक होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला सॉलिड। जैसे हमने अपने दिमाग में एक कंपैरिजन शायद डेवलप किया हुआ हो, मिसाल देता हूं मैं, सबसे पहले हमेशा मेटल्स की ही देता होता हूं कि मेटल्स में दो किस्म के हैं ना। कैसे दो किस्म के, कैसे? एक वो सॉफ्ट मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 1 वाले, और एक हार्ड मेटल्स हैं ट्रांजिशन वाले। क्या अंदाजा है हमारा उनके मेल्टिंग पॉइंट्स के बारे में कि सॉफ्ट मेटल्स वालों का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 500, मतलब बहुत हुआ तो 500 के आसपास है, 500 से थोड़ा सा नीचे है, बहुत थोड़ा सा ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट मेरा दिमाग का अंदाजा उनका ऑलमोस्ट 500 के आसपास। अच्छा, फिर अगर मैं बात करता हूँ क्या बोलते हैं हार्ड मेटल्स की, तो हार्ड मेटल्स का जो ट्रांजिशन वाले हैं आयरन टाइप, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सर बहुत हुआ तो 1000 के आसपास होगा। क्या होगा जी? बहुत हुआ तो 1000 के आसपास, 1000 से थोड़ा सा कम या 1000 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अच्छा, तो मेटल्स के केस में मेरा दिमाग क्या कहता है? सॉफ्ट मेटल्स के लिए 500 वाला मेल्टिंग पॉइंट रीड करता है और हार्ड मेटल्स के लिए 1000 का मेल्टिंग पॉइंट रीड करता है। अब आते हैं आयनिक कंपाउंड्स की तरफ। आयनिक कंपाउंड्स में अगर मैं मिसालें लूं तो मैंने दो मिसालें ली हुई है लास्ट लेक्चर में, एक ली हुई है NaCl की और एक ली हुई है MgO की। अब इसमें भी NaCl वाले को हम कह सकते हैं सर लो मेल्टिंग वाला आयनिक कंपाउंड है, और MgO वाला हाई मेल्टिंग वाला आयनिक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ लो मेल्टिंग और हाई मेल्टिंग क्या है? यहाँ NaCl जिसको आप कहेंगे सर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आयन है, और MgO में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आयन है। तो फर्क है दोनों में कि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ज्यादा है in magnesium oxide. No, it's not just the magnitude of the charge. What is it? Is the charge density a concept actually? कि सर जी मैग्नीट्यूड चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, तो चार्ज ज्यादा हो मीनवाइल साइज छोटा हो तो इम्पैक्ट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हमने उस ओवरऑल इम्पैक्ट को क्या बोल दिया है? आई थिंक हमने उस ओवरऑल इम्पैक्ट को चार्ज डेंसिटी के वर्ड से रिलेट कर दिया है। इकट्ठा या अलग अलग करेंगे तो आप कहेंगे जी sir, the charge on the ions in magnesium oxide is more than the charge of the ions in sodium chloride, and the size of the ions in magnesium oxide is smaller than the size of the ions in sodium chloride. Hence, generally क्या कह सकते हैं? The charge density of the ions in magnesium oxide is more than the charge density of the ions in NaCl. So the what? So the strength of ionic bond between MgO is more or is stronger than the ionic bond की strength in the NaCl, so इसलिए उसका melting point हमने कोई 3000 के आसपास किया हुआ है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? तो मैंने क्या कहा था, मेटल्स के केस में लो वाला सीन क्या है? 500, और हाई वाला सीन क्या है? 1000। आयनिक कंपाउंड्स के केस में लो वाला जो सीन है NaCl टाइप वो ऑलमोस्ट 1000 है, और MgO वाला जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला सीन है वो कितना है? वो 3000 है। एग्जैक्ट वैल्यूज की बात करें NaCl का 801 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट, और MgO का 2852 डिग्री है उसका मेल्टिंग पॉइंट, जिसको मैंने राउंड करके 1000 और 3000 बोला हुआ है कि उसको 1000 कर दे, उसको 3000 कर दे। क्या इस बात में किसी को परेशानी है जी? एनीवन? सो आई थिंक हमारी स्पेसिफिकेशंस ये कहती होंगी कि आपको क्या करना आना चाहिए। मैं अगर स्पेसिफिकेशंस देखूं तो सबसे पहले लिखा जी आपको मेटालिक बॉन्डिंग का पता होना चाहिए। दैट इज क्या पता होना चाहिए? as it is the electrostatic attraction between positive ions and delocalized electrons। हाँ जी ऐसे ही। फिर आपको आयनिक बॉन्ड का पता होना चाहिए as what
एज ये भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन। जी बिल्कुल पता है जी। फिर आपको आयनिक बॉन्डिंग समझानी आनी चाहिए सोडियम क्लोराइड को लेकर, मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेकर और कैल्शियम, हाँ जी वो भी कर दिया जी। फिर उसके बाद हम बहुत आगे कहीं प्रॉपर्टीज की तरफ चले गए थे और उन प्रॉपर्टीज में मैंने क्या कहा था कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी सीखनी है जी, हमें जॉइंट आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज सीखनी है, इंक्लूडिंग कौन से दो सब्सटेंसेस, इंक्लूडिंग दैट सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहता हूं उन्हीं दो को मिसाल बनाकर आप जॉइंट आयनिक क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। कौन कौन से वाली? ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक melting point, boiling point, electrical conductivity and even solubility as well। ये सारी प्रॉपर्टीज आप वहां पे सीखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट दोनों एक ही चीज होती है। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, मैं उसको अलग तो नहीं लिखवाऊंगा अभी। और क्या चीज कह रहा है, कहता है जी एक तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात भी करें और उसकी सॉल्युबिलिटी की बात भी करें। इससे पहले कि मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे जाऊं या सॉल्युबिलिटी पे जाऊं, अभी मैं इसी के सॉलिड स्टेट के ना मजीद कैरेक्टर्स की बात करना चाहता हूं कि जब हम किसी सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सॉलिड्स के बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स होते हैं। वो क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो जरा सुन लीजिएगा प्लीज। मैम एक काम चाहिए, सॉल्युबिलिटी रूल्स मैंने कोई पेज पिछले साल ओ लेवल का बनाया हुआ है, एक वो जो ग्रुप 1 वाले सब सॉल्युबल होते हैं या नाइट्रेट सब सॉल्युबल होते हैं, उसका वो वाला पेज मुझे एक चाहिए, उसका एक प्रिंट चाहिए अभी। ठीक है, इनमें सर उसामा को या ऊपर सर बाबर अगर अवेलेबल है तो उनसे कहिएगा कि सर जहीर कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी रूल्स वाले पेज के मुझे नोट्स चाहिए। अच्छा जी सुने बच्चों, क्या बात हो रही है, मैं ना आपको कौन से कंपाउंड्स, हम आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्डिंग सीख रहे थे। आयनिक कंपाउंड्स या फिर आयनिक बॉन्डिंग, और अभी हम आयनिक कंपाउंड्स की क्या सीख रहे हैं जी, प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या डेवलप की है कि सर जी स्टेट कौन सी है, सॉलिड स्टेट है। और सॉलिड स्टेट में किस किस्म का सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला सॉलिड है कि लो मेल्टिंग पॉइंट वाला सॉलिड है। इसका लो मेल्टिंग पॉइंट भी 1000 है, मतलब जिसको आप NaCl कहते हैं कि सर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, कितना लो है, वो 1000 है। वो दूसरे केसेस में मेटल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट वालों के आसपास जुड़ता है। ठीक है, इसके केस में हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, वो 3000 है। ठीक है, तो एक तो हमने वो किस किस्म का सॉलिड, ऐसा सॉलिड जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, अब सॉलिड्स के लिए क्या हमें सिर्फ उनकी 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 क्रिस्टल लैटिस समझाने के लिए या उनके लैटिस में जो पार्टिकल्स हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को समझाने के लिए क्या मेल्टिंग पॉइंट ही एक फैक्टर होता है? टू स्टेट के जी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका मतलब है कि फोर्स बड़ी ज्यादा है, ये कुछ और भी होता होगा। आई थिंक देयर आर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप आयनिक बॉन्ड का जो या आयनिक सॉलिड जो है उसका सॉलिड होने का कैरेक्टर समझाया जा सकता है, जिसमें क्या क्या बातें आती हैं। आई बिलीव उसमें उसका सॉफ्ट होना या हार्ड होना आता है, उसमें उसका लेस डेंस होना या ज्यादा डेंस होना आता है, उसमें उसका ब्रिटल होना या डक्टाइल होना आता है, उसमें मतलब सॉलिड्स की बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर होना या नॉन कंडक्टर होना। ये वाली मतलब ये तो चलो स्ट्रेंथ की नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हमारी आगे डेवलप होती जाती हैं। तो आई बिलीव कि अगर आप इन आयनिक कंपाउंड्स को सॉलिड कहते हैं तो इट्स नॉट जस्ट कि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, आई बिलीव उनकी हार्डनेस भी बहुत ज्यादा है, एंड आई थिंक उनका क्या बोलते हैं डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखवाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू राइट द न्यू पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटी। सर जी गूगल करेंगे NaCl की और MgO की डेंसिटी। आई वुड लाइक टू नो द वैल्यू। आज के लेक्चर में अगली प्रॉपर्टी नंबर क्या बनती है भाई, नंबर 3। पहली होगी सॉलिड्स हैं, फिर हो गई हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले सॉलिड्स हैं, फिर हो गई
हाई डेंसिटी है, क्या लिखे? आयनिक सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, आयनिक सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। वैसे ये कौन सी डेंसिटी का जिक्र कर रहा हूं मैं? कल आपने वो जवाब देखते हुए चार्ज डेंसिटी कर रहे थे, क्या मैं चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं? नहीं जनाब साहब, मैं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं, एज अ सॉलिड, पूरे सॉलिड की डेंसिटी की बात कर रहा हूं, जिसका फॉर्मूला होता था मास ओवर वॉल्यूम। क्या होता था जी? मैं उस डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम वाली डेंसिटी की बात कर रहा हूं, और मैं उस डेंसिटी के बारे में क्या समझता हूं, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो जो मास ओवर वॉल्यूम ऑफ द ओवरऑल सब्सटेंस की डेंसिटी की बात हो रही है, कैसे ज्यादा है, मैं जरा पहले वैल्यू बताता चलूं आपको। NaCl 2.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जी ठीक है। MgO 3.58 ग्राम पर सेंटीमीटर। चलें जी, देखें अब ये एक की डेंसिटी है 2 पॉइंट समथिंग, लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि लिख दें, पेज के हेडर पे जाएं, NaCl की 2.16 ग्राम पर क्यूबिक सीएम, और MgO की 3.58 ग्राम पर क्यूबिक सीएम। अब आप कहेंगे सर जी 2.16 को आपने हाई कह दी है, 3.58 को भी आपने हाई कह दिया है, तो आपकी तलाक किया जाता है, जी जनाब साहब मैंने उसको हाई कह दिया है। क्यों? मैं डेंसिटी में कंपैरिजन हम बचपन से किस चीज से करते आए हैं? पानी से कंपैरिजन करते आए हैं। पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर, इतनी ग्राम के हिसाब से चलें, तो अगर हम ग्राम पर क्यूबिक सीएम के हिसाब से चलेंगे तो इट इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सीएम। तो वैसे पानी की भी लिखते हैं वहां पे, पानी की भी डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सीएम। तो आपने वंस अगेन क्या पढ़ा होगा? आपने वंस अगेन वो मेटल्स का हिसाब किताब पढ़ा होगा कि ग्रुप नंबर 1 वाले मेटल्स जो हैं दे हैव लो डेंसिटी। कितनी लो? 1 से भी लो। तो करते क्या है? दे फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। ऑन द अदर हैंड दोज हार्ड मेटल्स दे वुड हैव हाई डेंसिटी। कितनी हाई डेंसिटी? सर जी मोर देन 1 ही है। अब मोर देन 1 कितनी है? बस सर मोर देन 1 है। मोर देन 1 2 भी हो सकता है, मोर देन 1 12 भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? मोर देन 1 2 भी हो सकता है, मोर देन 1 12 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों कंपाउंड या दोनों सब्सटेंसेस या हर वो सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी 1 से ज्यादा है वो पानी के अंदर क्या करता है? फ्लोट नहीं करता, वो पानी के अंदर सिंक करता है। उस हिसाब से इनकी मैंने हाई डेंसिटी बोली है। बाकी वैसे मैं वैल्यूज लिखवाना तो नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि गूगल अवेलेबल है हमारी क्लास में तो मैंने वहां से वैल्यूज आपको बता दी हैं, और वैल्यूज के मुताबिक एक की डेंसिटी 2 पॉइंट समथिंग है, एक की डेंसिटी 3 पॉइंट समथिंग है। तो 1 से जिसकी भी डेंसिटी ज्यादा होती है हम उसको क्या कहते हैं? हम उसे हाई डेंसिटी ही कहते हैं। बिकॉज हम क्या कहते हैं सर जी? पार्टिकल्स आर क्या? टाइटली पैक्ड हैं। ये पार्टिकल्स जो है वो, अगर आप अपनी वो क्रिस्टल लैटिस का डायग्राम नंबर 2 देखें ना, तो उसमें आप क्या देख रहे होंगे? जरा क्रिस्टल लैटिस की डायग्राम पे रहें। वहां पे अगर आप डायग्राम नंबर 2 देखें, व्हाट डू यू फील कि वहां पे जो आइंस हैं, कैटाइंस हैं, जो एनाइंस हैं, वो कैसे हैं? कैसे हैं जी? सर वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, वो बिल्कुल जैम पैक्ड हैं, उनके बीच में कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो जब टाइटली पैक्ड हो, जैम पैक्ड हो, मतलब पार्टिकल्स बिल्कुल करीब करीब हो, क्लोजली पैक्ड हो, तो क्या होता है? वॉल्यूम बहुत कम होता है, मास बहुत, तो जनरली डेंसिटी। तो एक काम करें, दे हैव गॉट, आप निकल गए, आयनिक सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी बिकॉज द आयंस आर टाइटली पैक्ड, jam packed, closely packed, whatever. Because the ions are tightly packed, closely packed, in the lattice. Ions are tightly packed or closely packed in a lattice. जी हाँ, असल में ग्रुप 1 वाले डेंस नहीं होते, ग्रुप 2 वाले तो डेंस होते हैं, ग्रुप 3 वाले भी डेंस होते हैं, बाकी सबके सब हार्ड मेटल्स डेंस होते हैं। ठीक है, जस्ट सम प्रॉब्लम विद ग्रुप नंबर 1। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम विद ग्रुप नंबर 1? वो जब मैं ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तब मैं शायद आपको वहां सिखाने की कोशिश करूंगा कि वहां कुछ मसला उनके साथ है, वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं है जितना हम ऑब्जर्व करते हैं या जितना हम फील करते हैं। आयनिक कंपाउंड में सबके सब क्या है, जो प्रॉपर टाइटली पैक्ड का मीनिंग है इस पर पूरा उतरता है।
ट्रांजिशन मेटल्स पर जो टाइटली पैक्ड का मीनिंग है वो पूरा उतरता है। ग्रुप नंबर 1 वाले मेटल्स के साथ मुसीबत क्या है, उनके ऊपर टाइटली पैक्ड वाला कॉन्सेप्ट, मतलब क्लोजली पैक्ड ठीक है लेकिन इतने टाइट नहीं है कि डेंसिटी पानी से ज्यादा हो जाए, कुछ है मसला उनके साथ, लेकिन वो मसला अभी का डिस्कशन का नहीं है। जब ग्रुप नंबर 1 पढ़ाया जाएगा उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिस्कस हो रही होंगी, वहां मैं इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो जस्ट रिलेट करने के लिए मिसाल मैंने उनकी दी है, लेकिन अभी ज्यादा मेरा लेना देना आयनिक वालों के साथ है। मैं उसकी शक्ल दिखा सकता हूं जो कि आपने पिछले पेज पे चिपकाई हुई है, वहां से देखें तो आप यही देखेंगे कि टाइटली पैक्ड दिए, तो आप टाइटली पैक्ड कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे, आप उसकी डेंसिटी को ज्यादा ही कहेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके, आगे चलेंगे। अच्छा जी, क्या बात हो रही है जी? हमने डेंसिटी की बात कर ली। ओके, अब एक तरफ हमने मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ली, फिर हमने उसकी डेंसिटी की बात कर ली, ठीक है। इसके बाद हम एक और मुझे बताएं, सॉलिड्स का कोई और कैरेक्टर बताने की कोशिश करें। सॉलिड्स में इज इट जस्ट द मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, एक होता है हार्डनेस। क्या जनाब साहब, हार्डनेस की बात भी करते हैं, या हार्ड होता है, जैसे ग्रुप 1 और 2 की बात आ गई। ग्रुप 1 होता है सॉफ्ट मेटल्स, कि जी वो बड़े ही आराम से वो कैसे वो छुरी के साथ कट जाते हैं, ठीक है। और दूसरे वाले क्या होते हैं, वो छुरी के साथ नहीं कटते, छुरी उनसे बनाई जाती है। इनको क्या करूं, इनको क्या बोलूं, इनको सॉफ्ट बोलूं कि हार्ड बोलूं? अब सॉफ्ट और हार्ड में ना एक नया मसला है, उसी के अंदर एक वो ब्रिटल और डक्टाइल वाला मसला भी है। क्या आप उनको फोर्स लगाएंगे तो वो टूटेंगे कि डिफॉर्म होंगे? एक तरह से आप मुझे कहेंगे तो मैं तो हार्ड ही कहूंगा, मतलब रॉक्स बनती हैं इनसे, दे आर रॉकी सब्सटेंसेस। बट ये जो रॉकी सब्सटेंसेस है ना, ये डक्टाइल नहीं है। ये कैसे हैं? तो अब क्या करूं? आई वुड लाइक टू राइट के आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड बट ब्रिटल। ठीक है, हार्ड तो हैं, हार्ड किस सेंस में और ब्रिटल किस सेंस में है ये मैं समझाता हूं, जरा प्लीज लिखने की कोशिश कीजिए। 3rd या 4th जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बेटा आपकी अभी केमिस्ट्री क्लास हो रही है, अभी थोड़ी देर बाद हम मैथ से फिर स्टार्ट करेंगे। सर हमार थोड़ी देर इस बच्चे से जरा मिल लें, इसको मैंने कल कोई 2 शीटें दी हुई हैं सॉल्व करने के लिए, तो सर हमार को चेक कराओ किए कि नहीं किए। क्या लिखा है जी? आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड बट, देखिए जी, आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड बट ब्रिटल। हार्ड बट ब्रिटल। अब यहां पे मैंने हार्ड और ब्रिटल 2 वर्ड्स लिख दिए हैं, ये क्या इसका मतलब है क्या नहीं है? प्लीज अंडरलाइन द वर्ड हार्ड फर्स्ट, पहले हार्ड को अंडरलाइन करें। हार्ड मैंने क्यों कहा है, लाइक यू नो, हार्ड लाइक रॉक, हार्ड लाइक अ रॉक की तरह हार्ड होते हैं। हार्ड को अंडरलाइन करके लिखें लाइक अ रॉक। क्यों जी लाइक अ रॉक क्यों बोल दिया? ये जितनी भी रॉक्स होती हैं, सारे की सारी रॉक्स क्या होती हैं? आयनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। कैसे? मिसाल दें जी, कौन सी रॉक है जो आयनिक कंपाउंड है? हाँ जी, लाइमस्टोन क्या है? वो तो है ही पत्थर है ना, उसका तो नाम ही स्टोन्स है। वो किस केमिकल के हो? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? आयनिक कंपाउंड है सर। ये नमक है हमारा, ये असल में क्या है? ये रॉक्स हैं, ये रॉक सॉल्ट है ये, ठीक है। वो हम क्या करते हैं, हम पीस के पाउडर बना देते हैं इसका। ये जो पीस के पाउडर बना देते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इसको ब्रिटल कहते हैं। आपको ये वैसे पाउडर नहीं होता, अगर आप क्या नाम है उसका, खेवड़ा जाएं, वहाँ खेवड़ा जाएं तो वहां पे क्या है, वहां तो पहाड़ के पहाड़ ही क्या है, पूरे के पूरे पहाड़ किस चीज के हैं? ये नमक के पहाड़ है। क्या वहां सारा पाउडर है? पाउडर तो नहीं है ना, वहां से तो उसको खोदेंगे, उसको मारेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे, पाउडर करेंगे, फिर बोरी में भर भर के भेजेंगे। तो है तो हार्ड है, लाइक रॉक्स हैं, लेकिन हाँ जब आप उन पे फोर्स लगाते हैं तो उन पे फोर्स लगाने के बाद उनके कॉन्सेप्ट क्या है? फोर्स लगाने के बाद उनका कॉन्सेप्ट डक्टाइल वाला नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट, एक काम करें, ब्रिटल को अंडरलाइन करें, हार्ड को अंडरलाइन करके क्या लिखें? लाइक अ रॉक या रॉकी, मतलब उसका ये मटेरियल्स ही रॉकी मटेरियल्स हैं, ठीक है। और ब्रिटल के साथ क्या लिखेंगे? ब्रिटल होता है ये एंटोनिम ऑफ, यस, एंटोनिम ऑफ डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल सिनोनिम्स हैं। मेलिएबल और डक्टाइल आपस में क्या है? वो सिनोनिम्स हैं। ये उनका क्या है? ये उनका एंटोनिम है। तो लिखिए प्लीज, पहले क्या लिखें? एंटोनिम ऑफ डक्टाइल, एंटोनिम ऑफ डक्टाइल, एंटोनिम ऑफ डक्टाइल। अच्छा, अब जब मैं डक्टाइल के साथ बात रिलेट कर रहा हूं तो फिर मैं पहले डक्टाइल पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको क्या समझाऊंगा?
फिर मैं आपको समझाऊंगा ये ब्रिटल क्यों है और कैसे है। प्लीज बताइए आप में से किसको पता है व्हाट इज मेंट बाय डक्टाइल एंड व्हाट इज मेंट बाय कौन सा मटेरियल है दैट इज डक्टाइल? एनीवन? थिन वायर्स। और वैसे डक्टाइल का लफ्ज किस वर्ड से निकला है? डक्ट। डक्ट किसको कहते हैं? डक्ट इन्हीं क्या बोलते हैं पाइप्स को या इन्हीं वायर्स को कहते हैं। तो एक मतलब आपने निकाला कि डक्टाइल का मतलब है डक्ट्स बनती हैं, डक्ट का मतलब है वायर्स बनती हैं। ठीक है जी, मान लेता हूं। वायर्स बनती कैसे हैं जी? स्ट्रेच करके बनती हैं। ठीक है जी, फोर्स अप्लाई करके बनती हैं। असल में डक्टाइल, डक्ट वाला वर्ड भी है deformed on the application of force। डक्टाइल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? those materials that can be dented, deformed on the application of force। फोर्स लगाएं, टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे, पाउडर नहीं होंगे, क्रश नहीं होंगे, वो क्या कहते हैं ग्लास की तरह किरची किरची नहीं होंगे। क्या होंगे? फोर्स लगाएंगे तो हाँ, जैसे मैं उसकी हमेशा मिसाल क्या देता होता हूँ, कार एक्सीडेंट की मिसाल दी जाती है। जब भी कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसके शीशे को क्या होता है? शीशा किरची किरची हो जाता है, और जो उसका फ्रेम होता है उसको क्या होता है? वो दब जाता है, बेंड हो जाता है, डेंट हो जाता है। डेंटिंग पेंटिंग कहते हैं ना उसको, डेंटिंग हो जाती है उसकी। तो जो डेंट पड़ना है वो है डक्टाइल होना, और जो किरची किरची होना है वो है ब्रिटल होना। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मेटल्स टाइप सॉलिड्स हैं या जो मेटल्स हैं, what are they? They are ductile, मतलब they are deformed on the application of force। उन पे फोर्स लगाओ तो वो टूटते छूटते नहीं है। हाँ, क्या होते हैं? बेंड हो जाते हैं, डेंट हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं, वायर बन जाते हैं, शीट बन जाते हैं, फ्लैट हो सकते हैं, खिंच सकते हैं, पाउडर नहीं हो सकते, क्रश नहीं हो सकते हैं, पीसेस में ब्रेक नहीं हो सकता है, अनलेस अनटिल आप काट काट के पीस बना लें। काट काट के पीस बनाना एक डिफरेंट है, लेकिन एकदम से झटके से गिरा के या हैमरिंग करके उसको पीस में नहीं आप कन्वर्ट कर सकते। पढ़ाता हूँ ना जी पुत्र, मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा ब्रेक मार के अगले चैप्टर पे चला गया हूँ, थोड़ा सा सब्र करेंगे, मेरी बात खत्म होने दें, उसके बाद सवाल आप प्लीज पूछा करें। जब मैं ब्रेक मार दूं या मेरी बात खत्म हो जाए तब हाथ खड़ा करें, सवाल ही सवाल आप पूछें। अभी तो मैं तमहीद बांध रहा हूँ। क्या बांध रहा हूँ? तमहीद बांध रहा हूँ। तमहीद बांधने का मतलब क्या होता है? अभी तो मैं पुरानी कोई कहानी सुना रहा हूँ। सर उसामा को क्या था? हाँ, काइंड ऑफ दिस। इसके अंदर कुछ अगर थोड़ी इम्प्रूव्ड इसका वर्जन अगर है तो ठीक है। बस इतनी इसको ना 3 दफा इस पे पेस्ट करना है ताकि काट काट कर बच्चों को दी जा सके। सिर्फ ये टेबल चाहिए, ऊपर की हेडिंग भी नहीं चाहिए, नीचे भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये टेबल 1 दफा 2 दफा 3 दफा आएगा, एक पेज 3 दफा यूज हो जाएगा। सुने जनाब साहब, क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है? और से सुने, क्या समझा? डक्टाइल समझा रहा था। मैं 2 वर्ड समझा रहा हूँ। एक वर्ड है क्या? डक्टाइल, और दूसरा वर्ड है क्या? ब्रिटल। डक्टाइल का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है जी? डी फॉर डक्ट, डी फॉर डक्टाइल, डी फॉर डेंट, डी फॉर डीफॉर्म। ठीक है, डी फॉर डी शेप्ड। तो आई बिलीव डक्टाइल को तो समझाने के लिए मेरे पास बहुत सारे अल्फाज आ गए। पेज के हेडर पे जाएं जी। नहीं, फ्लेक्सिबल इज सम डिफरेंट फिनोमेना। मतलब फ्लेक्सिबल होना, रिजिड होना, एक्सटेंसिबल होना, इनएक्सटेंसिबल होना, ये मजीद डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, इससे थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होने का मतलब है एक्सटेंसिबल होना है। फोर्स लगाओ तो खींचेगा, छोड़ोगे तो वापस आएगा। ये स्प्रिंगी मटेरियल का एक निशानी है। ठीक है, बहरहाल क्या करें? पेज के हेडर पे जाएं या साइड पे जाके लिख दें। बेशक साइड पे सकते हैं, साइड पे सकते हैं। अगर पेज के हेडर पे ऑलरेडी कुछ लिख चुके हैं तो जहां पर अभी भी मौजूद है उधर साइड पे जाएं और वहां लिखिए डक्टाइल क्या होता है। साइड पे डक्टाइल लिखेंगे, मेन नोट्स में ब्रिटल का समझाऊंगा। ठीक है जी, साइड पे क्या लिखते हैं? साइड पे डक्टाइल समझा दें। डक्टाइल के साथ डक्ट, डेंट, डीफॉर्म, डी शेप। डक्टाइल का डक्ट का मतलब क्या है?
मोल्डेड इनटू या स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। डक्ट्स का मतलब इसकी क्या बनाई जाती है, वायर्स वाली बात लगा दें। डेंटेड, डिफॉर्म्ड या डी शेप्ड, dented, deformed, D-shaped on what? On the application of force. Like what? ये वाला मेटल कौन है? Like what? Like metals. This is the concept with what? This is the concept with metals. Okay. अब वहां क्यों है ये कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगा, डोंट वरी। इधर आ जाएं, यहां मैंने क्या बोला है, इधर आपने बोला था ब्रिटल है, इधर साइड पे आपने डक्टाइल का मीनिंग लिख दिया। नॉर्मल नोट्स में आके जरा ब्रिटल का मीनिंग लिखते हैं। आपने ब्रिटल का पहला मीनिंग क्या लिखा है, पहला मीनिंग लिखा है जी एंटोनिम ऑफ क्या, डक्टाइल, जिसका मतलब ऑब्वियस है कि फोर्स लगाएंगे तो क्या नहीं होगा, डक्ट नहीं बनेगी, आपसे डेंट नहीं पड़ेगा, डीफॉर्म नहीं होगा, डी शेप नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कैसे, या ब्रेक हो जाएगा या क्रश हो जाएगा इनटू क्या, इनटू पीसेस या इनटू पाउडर। तो क्या होगा जी, एंटोनिम और डक्टाइल लिखें, पहला दूसरा लिखें जी ब्रेक्स इनटू पीसेस या फिर क्या crushes into powder on what, on the application of force. On the application of force. वो डिफॉर्म या डेंट होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये ब्रेक्स या क्रशेस इनटू पीसेस या पाउडर होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वजह क्या है, वजह ये है कि वैसे तो उधर भी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इधर भी बॉन्डिंग स्ट्रांग है, उधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर भी एक फर्क है, उधर की स्ट्रक्चर में और इधर की स्ट्रक्चर में एक फर्क है भाई। प्लीज जरा सुनिए क्या फर्क है, देन दोनों के स्ट्रक्चर्स का फर्क देखेंगे जी, फिर खुद पता चलेगा ये टूट क्यों जाता है और ये टूटता क्यों नहीं है। इसका स्ट्रक्चर था क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक आयंस इन क्या, इन अ सी ऑफ delocalized electrons। सुनो जरा मेरी बात, अभी अगर मैं क्या करूं, किधर से फोर्स लगाएं, सपोज करो मैं इस पे इधर से, बल्कि नहीं, आपके पास डायग्राम नोट्स नीचे जा रहे हैं, नीचे लगे जाते हैं, यहां से फोर्स लगा दें इस लेयर पर, इस वाली लेयर पर फोर्स लगाता हूं। इस लेयर पर फोर्स लगाने से क्या होगा, मेरे पास तो नीचे जगह नहीं है, मैं किधर ड्राइंग बनाऊं, मैं ऊपर ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है, आप इसके नीचे ड्राइंग बना लीजिएगा। मतलब ये मेटल्स का स्ट्रक्चर है, बल्कि काम करें पहले दोनों का स्ट्रक्चर पूरा कर लें, फोर्स बाद में लगाता हूं, फोर्स बाद में लगा। उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, यहां पर लाइक व्हाट, लाइक NaCl। NaCl का स्ट्रक्चर कैसा है जी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, मतलब उसका क्रिस्टल लैटिस में पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर क्रिस्टल लैटिस में ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, ठीक है। लैटिस वो भी है, लैटिस ये भी है, क्रिस्टल वो भी है, क्रिस्टल ये भी है, सॉलिड वो भी है, सॉलिड ये भी है, बॉन्डिंग उधर भी स्ट्रांग है, बॉन्डिंग इधर भी स्ट्रांग है, आयंस ऑपोजिट उधर भी है, आयंस ऑपोजिट नहीं, उधर आयंस ऑपोजिट नहीं है। हाँ, चार्जेस ऑपोजिट जरूर हैं, एक चीज पॉजिटिव एक चीज नेगेटिव है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भी एक चीज पॉजिटिव एक चीज नेगेटिव है, लेकिन वहां जो है ना इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, यहाँ आयंस नेगेटिव हैं। वहां इलेक्ट्रॉन्स का कैरेक्टर डीलोकलाइज्ड है, यहाँ आयंस पूरे के पूरे पॉजिटिव, पूरे के पूरे नेगेटिव हैं। अब होगा क्या, वहां भी लेयर्स हैं, यहाँ भी लेयर्स हैं कि नहीं, वहां भी उस लैटिस में भी एक रेगुलर अरेंजमेंट है ना पार्टिकल्स की, इधर भी रेगुलर, मतलब उधर कैसी अरेंजमेंट है। अगर टू डायमेंशनली देखेंगे तो क्या है, वहां भी लेयर्स हैं, यहाँ भी टू डायमेंशनली देखें तो क्या है, लेयर्स हैं।
अब अगर मैं किसी तरफ से फोर्स लगाता हूं, किधर से लगाऊं, इस पे भी मैं कहता हूं जी यहां से फोर्स लगाएं। मैं जरा इसको ऊपर करके ड्राइंग बना देता हूं, यहां पे बनाऊंगा जी। ताकि आपको समझाने में मेरे लिए आसानी हो। What is this structure? NaCl का स्ट्रक्चर। वही डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया, आपने एक दफा बनाई हुई है, काफी है। ओके, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मैंने इसकी इस लेयर पर फोर्स लगाई तो इसको क्या होगा, इस वाले की इस लेयर पर फोर्स लगाई तो इसको क्या होगा। जरा प्लीज सुनिए गौर से जरा। फोर्स अगर मैं लगाऊं तो ये लेयर खिसक कर थोड़ी नीचे आ जाएगी। अच्छा ठीक है, द रिजल्ट विल बी व्हाट, ये लेयर खिसक कर नीचे, लो जी, ऐसे ही मैंने उस पर फोर्स लगाई, मैंने एक लेयर को बीच में से स्लिप करा दिया, फोर्स लगाकर स्लिप कराया, स्लिप कराकर जब वो आगे लेकर गया। अब आपसे एक सवाल है, जी भाई, जब आपने उसको स्लिप करा दिया थोड़ा नीचे की तरफ, आपकी फोर्स ने इधर क्या क्रिएट कर दिया, डेंट क्रिएट कर दिए। क्या क्रिएट कर दिए, वो आयन दोबारा थोड़ी अगली पोजीशन में जाकर फिर से क्या हो गया, वो आयन थोड़ा अगली पोजीशन में जाकर दोबारा से सेटल हो गया। कैसे दोबारा से सेटल हो गया सर जी, इधर इसने मतलब इस आयन के साथ क्या हुआ, ये इधर फोर्स आ गई, ये इधर फोर्स आ गई, ये इधर फोर्स आ गई, मतलब नहीं पॉजिटिव के दरम्यान में नहीं, असल में इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। तो आपने लेयर को तो खिसकाया है, लेयर के खिसकने से क्या हुआ है, लेयर के खिसकने से सर जी इस प्लस को अब ये नेगेटिव खींच रहा है, ये नेगेटिव खींच रहा है, ये नेगेटिव खींच रहा है, तो दोबारा अरेंज हो गया वो। इस प्लस को ये वाला माइनस खींच रहा है, ये 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 माइनस खींच रहा है, फिर से एडजस्ट हो गया वो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोबारा डेवलप हो गई है यहाँ पे, तो न्यू अरेंजमेंट डेवलप हो गई है वहां पे। एक फर्क पड़ा है, यहाँ पे डेंट हो गया है, यहां से थोड़ा वो आउट हो गया। लेकिन अगर मैंने यहां फोर्स लगाई तो क्या होगा, ये जरा मजे की बात है सुनने के लिए। यहां क्या होगा जी, सर जी यहां ना प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, इस लेयर पर फोर्स लगे तो प्लस थोड़ा नीचे चला गया, माइनस इधर आ गया, प्लस इधर आ गया, ये जिधर था वो उधर ही है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, यहां जब आपने फोर्स लगाकर लेयर को थोड़ा खिसकाया है, क्या ये नई लेयर यहां एडजस्ट करेगी? क्यों सर, ये प्लस प्लस के सामने आ जाएगा, ये माइनस माइनस के सामने आ जाएगा, ये माइनस माइनस के सामने आ जाएगा, ये प्लस प्लस के सामने आ जाएगा। तो यहां क्या हो गया सर जी, यहां तो क्या हो गया, लेयर के खिसकने से, लेयर के स्लाइड करने से जब हमने फोर्स लगाई तो एनी वन ऑफ द लेयर ने स्लाइड किया, उसके स्लाइड होने से क्या हुआ, लाइक चार्जेस एक दूसरे के सामने आ गए। लाइक चार्जेस के एक दूसरे के सामने आने की वजह से अट्रैक्शन की बजाय क्या हो गया, अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन क्रिएट हो गई। यहां पे भी अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन क्रिएट हो गई, और उस रिपल्शन ने क्या किया, उन्होंने कहा चलो भाई ना ब्रेक इनटू पीसेस हो या क्रश इनटू पाउडर हो, इस तरीके से तो हम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। हम तो इकट्ठे तब रह सकते थे when each cation was surrounded by 6 anions and each anion was surrounded by 6 cations। अगर कैटायन के सामने कैटायन आ गया तो क्या होगा भाई, अब अट्रैक्शन की बजाय रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, और अब जो है वो सॉलिड को होल्ड रखने की बजाय सॉलिड के ब्रेक होने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा इन दिस सिचुएशन, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं they will not be held in what, in a regular arrangement या tightly packed या closely packed, rather they will be repelled away
from each other, due to which we would say कि क्या हो गया है, crystal has broken down into what, into pieces. तो एक काम करें, मैं एक दो नोट्स इसके साथ लिखवाऊंगा और एक दो नोट्स इसके साथ लिखवाऊंगा. यहाँ ये क्या पैदा हुआ है सर जी, यहाँ पर ये रिपल्शन क्रिएट हो गई है. यहाँ ये क्या हुआ है, यहाँ अगर आप कहते हैं सर ये भी अट्रैक्शन है, 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 ये इधर, ये सब क्या है सर जी, अट्रैक्शन ही है. व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल अट्रैक्शन. तो लो जनाब साहब, तो यहां क्या लिखें, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसके नीचे क्या लिखेंगे जी, कि जब आपने इधर फोर्स लगाई है तो क्या हुआ है. पहले दूसरी ड्राइंग बना लें, वो ले रखे खिसकने वाली, वो ड्राइंग बनाने के बाद लिखें ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आयनिक कंपाउंड वाले के नीचे, कि यहां ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या हुआ है, एनी वन ऑफ द लेयर स्लिप्स और स्लाइड्स. On the application of force, any one of the layers slips or slides. On the application of force, any one of the layers slips or slides, bringing what? Bringing like charges in front of each other. Bringing like charges in front of each other. On the application of force, any one of the layers slips or slides, bringing like charges in front of each other, due to which a force of repulsion develops. Due to which a force of repulsion develops. Due to which a force of repulsion develops, that what? That breaks the crystal lattice apart. That breaks the crystal lattice into pieces. That breaks the crystal lattice apart. That breaks the crystal lattice apart. यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए. आयनिक कंपाउंड पे जब फोर्स लगाएंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि लेयर के स्लिप होने से प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस आ जाएगा, और ये लाइक चार्जेस जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो इनका नुकसान क्या होगा, इनके दरमियान में एक रिपल्शन पैदा होगी, और उस रिपल्शन से क्या होगा, वो रिपल्शन जो है वो फायदे की चीज नहीं होगी, वो नुकसान की चीज होगी. वो लैटिस को होल्ड करने की बजाय लैटिस को ब्रेक कर देगी. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज क्या, ब्रिटल फिनोमेना. किसी को मसला इस बात से? एनीवन? व्हाट हैपेंस हियर? इधर क्या होता है, इधर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लेयर यहां भी स्लाइड करती है, लेयर यहां भी स्लिप करती है, ठीक है, लेकिन उसके स्लिप या स्लाइड करने से रिपल्शन क्रिएट नहीं होती. क्यों सर? वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो तो डीलोकलाइज्ड हैं, वो तो खुद ही एक फ्लूइड की तरह, वो तो खुद ही एक लिक्विड की तरह, वो तो खुद ही एक ग्लू की तरह है. वो तो ये तो नहीं करेगा प्लस के सामने प्लस आ जाएगा तो माइनस के सामने माइनस आ जाएगा. उधर क्या होता है, उधर इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं, वो दोबारा अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही पैदा होती है, रिपल्शन पैदा नहीं होती. तो प्लीज यहां जाके क्या लिखें, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. इधर क्या हो रहा है, इधर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लेयर्स स्लिप और स्लाइड. On the application of force, the layers क्या, the layers slip or slide. The layers slip or slide in such a way, the layers slip or slide, बस यहाँ रख दें सर जी. The layers slip or slide in such a way कि क्या होगा, in such a way that a force of attraction, in such a way that a force of attraction is developed again. In such a way that a force of attraction is developed again between क्या? Is developed again between the positively charged metal ions and negatively charged delocalized electrons. In such a way that a force of attraction is
once again developed a force of attraction developed, क्या लिखा है, a force क्या हुआ है, on the application of force layers slip or slide in such a way that a force of attraction is developed once again between the positively charged metal ions, between the positively charged metal ions and the क्या जनाब, and the negatively charged delocalized electrons. इससे क्या होता है, this intacts, this keeps क्या, this keeps the crystal lattice intact but in a new position, in a new deformed position. क्या लिखें, this keeps the crystal lattice intact, this keeps the crystal lattice intact but in a new deformed position, new deformed position, new deformed position. यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो जनाब साहब आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, एनीवन प्लीज. सो यू नो, आई होप मैं ये ब्रिटल का लफ्ज या डक्टाइल का लफ्ज समझा चुका हूं. बुशरा, आपका सवाल कंप्लीट होता है यहाँ पे कि आपने कहा था सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो असल में हमें दोनों क्रिस्टल लैटिस के फर्क को समझना है कि मेटालिक क्रिस्टल लैटिस में और आयनिक क्रिस्टल लैटिस में क्या फर्क है. मेटालिक क्रिस्टल लैटिस में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं, क्या होगा, वो प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, वो रिपल्शन खुद ही क्या कर देगी, वो रिपल्शन खुद ही उस लैटिस को तोड़ देगी. इस फिनोमेना को कहते हैं ब्रिटल फिनोमेना, और उस फिनोमेना को क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं डक्टाइल फिनोमेना. कि लेयर तो यहाँ भी स्लिप हुई है, लेयर वहां भी स्लिप हुई है, लेकिन यहाँ की लेयर का स्लिप कैसा है, यहाँ की लेयर का स्लिप ऐसा है. देखिए पहले क्या हो रहा था, प्लस माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस, इसके नीचे प्लस, इसके इधर माइनस, इसके ऊपर प्लस, सब ऑपोजिट आयंस आमने सामने थे. तो कौन सी फोर्स थी, अट्रैक्शन की. ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर. लेकिन किसी लेयर को खिसकाने से क्या हुआ, क्या हुआ, सब कुछ उधर था, उधर का उधर था, मैंने ये लेयर पकड़ के थोड़ी नीचे कर दी, खुद तो नहीं होगी ना, ये लेयर खुद नीचे होगी, खुद तो नहीं होगी. कोई जोर लगाएगा, कोई इसको हैमर मारेगा, कोई इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, कोई इसके ऊपर जोर लगाएगा, कोई इसको धक्का, जो भी हैमरिंग करके करें या थ्रो करके करें या किसी भी तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगाए, लेयर खिसकाए, प्लस के सामने प्लस, प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस, माइनस. What is this now? This is that repulsion. What will this repulsion do? It will break the crystal lattice. इसमें किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए जी. वापस ऊपर क्यों नहीं जाएगी, स्प्रिंग है. सवाल का जवाब दे चुका हूं. इलेक्ट्रॉन फ्लूइड हैं, एटम्स तो फ्लूइड नहीं है, पॉजिटिव मेटल आयंस तो फ्लूइड नहीं है ना कि वो ऊपर आ जाएंगे. ठीक है जी. तो क्या हुआ, पहला जवाब ज्यादा वैसे मजे का था कि स्प्रिंग है कि ऊपर आ जाएगा. ठीक है. वो क्या हुआ, आपने लेयर खिसका दी नीचे, आपने लेयर खिसका दी नीचे, तो डेंट तो डाल दिया आपने, डेंट तो उधर भी डाल दिया, डेंट तो उधर भी डाल दिया. इसका डेंट बर्दाश्त से बाहर रहोगे ना भाई, डेंट नहीं होगा, टूटूंगा अब मैं यहाँ से आगे. इसका डेंट क्या कहता है, तो कोई बात नहीं, डेंट ही डाल दिया, मैं आगे जाके लेयर में आगे लेयर ले जाता हूँ, आगे जाके क्या कर लूंगा, आगे फिर इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करूंगा, क्या होगा, वहां दोबारा ही फोर्स ने डेवलप होना है. वहां इलेक्ट्रॉन इतनी बड़ी जाइगेंटिक चीज ही नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि माइनस के सामने माइनस आ गया है या प्लस के सामने प्लस आ गया है. वहां इलेक्ट्रॉन बहुत एक टाइनी किस्म का फिनोमेना है एज कंपेयर्ड टू अ पूरे का पूरा पॉजिटिव आयन. ठीक है. तो वहां वो इलेक्ट्रॉन्स हैं भी थोड़े नहीं है, ढेर सारे हैं. उनका नाम हमने सी रखा हुआ है, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो वन सेकेंड कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएंगे, वो इसको खींचेगा, वो इसको खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सबब ही बनेंगे. हाँ, जहां तक ताल्लुक है आपका इसके ऊपर वापस आने का, तो ऊपर वापस आने के लिए नीचे से आप फोर्स लगा लें, इसको ले जाएं गाड़ी को किसके पास, वो जो डेंटर होता है उसके पास. वो क्या करता है, जहां से डेंट डला होता है उधर से दूसरी साइड से मारता है, तो डेंट उधर से वापस चला जाता है. तो आपने वापस लेकर आना है, यहाँ से फिर मारें उसको, वो वापस आ जाएगा. हाँ, पेंट उतर जाएगा ऊपर से. ठीक है. पेंट का खर्चा तो आएगा भाई, डेंट वो बराबर करके दे देगा आपको 2000 रुपए में. पेंट बराबर करने के लिए शायद आपका 20,000 रुपए का खर्चा होगा, तो क्योंकि दोबारा पेंट करना पड़ेगा. ठीक है. डेंट कोई भी उतार देगा, पेंट किसी लोकल आदमी से कराएंगे तो आपकी गाड़ी की वैल्यू बहुत, उसको दोबारा शोरूम भेजिएगा उनके, क्या कहते हैं, होंडा वालों के, जिसकी भी है, वो सही पेंट लगा के देंगे. अब आप सवाल दोबारा पूछिए जी.
तो फिर इनको तो यहाँ भी रिपेल कर देना चाहिए। तो इधर भी तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स है ना, हैं? आपको नजर नहीं आ रहा कहाँ है? हाँ अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। किधर? यहां से ना? हाँ मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, थोड़ा सब्र तो करें, मिटाने तो दें कुछ। यहां तक वो मसला है। मैंने लेयर पे फोर्स लगाई, लेयर को नीचे ले आया, वो पॉजिटिव इधर आ गया, वो एक पॉजिटिव इधर आ गया, एक पॉजिटिव इधर आ गया, ऐसे ही है, हैं जी? तो पहले भी ऐसे ही थे। पहले प्लस के सामने प्लस नहीं था, उस प्लस के सामने फिर प्लस नहीं था, तो अभी भी प्लस के सामने क्या है? तो पहले रिपेल क्यों नहीं कर रहे थे? तो इनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ले। अब नहीं, उसको सवाल, उसका सवाल ही नहीं है उसके पास, he has no question, she is just confused, उसका सवाल कंपोज नहीं हो रहा। प्लीज लेट हर कंपोज हर क्वेश्चन, प्लीज कंपोज योर क्वेश्चन बेटा जी। आपका सवाल अभी भी उधर ही फंसा हुआ है कि सर उसको वापस चले जाना चाहिए, बट यू हैव नो वर्ड्स टू से दिस। ये पड़ गया जी डेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन सारे जमा हो जाएंगे। उसको खुद नहीं पता सवाल क्या है, आप कैसे समझा सकते हैं वो क्या सवाल पूछ रही है? थोड़ा सा उसी को कोशिश करने दें कि वो क्या कह रही है, फिर मैं उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। वो कुछ मिक्स बातें कर रही है, वो जो आप कह रहे हैं वो सिंपल बात है, वो जो वो कह रही है थोड़ी मिक्स बात है। उधर कंपोज करें अपने सवाल को प्लीज। डेंट आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अब कुछ भी नहीं ना। असल मसला सारा ये कि वो उसका सवाल नहीं समझ आ रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, उसको भी नहीं समझ आ रहा कि मैं पूछना क्या चाहती हूँ। ठीक है, आपको आगे चलें। जी सिमरा, आप बताइए क्या समझ आ गया? ये इलेक्ट्रॉन था, ये भी था, हाँ ये भी था, ये भी था। अब इलेक्ट्रॉन को खलाई मखलूक है कि वो नीचे जाएंगे। हाँ हाँ, आप क्या कह रही हैं? नहीं ना पुत्र, मैं उस्ताद हूँ उसका, दूसरा साल हो गया पढ़ा रहा हूँ उसको, मुझे पता है उसके दिमाग कहीं और फंसा हुआ है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही। पुत्री प्लीज अपना सवाल कंपोज करोगे तो हेल्प होगा। चेहरे के एक्सप्रेशन से मैं परेशान हूँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगा ऐसा, मैंने आज से पहले कभी छोड़ा ऐसे हैं? जी मुगदास साहब, चलो आपके उस रफड़ के चक्कर में बाकियों का दिमाग चलेगा भी, वो ये कह रही है सर, वो ये कह रही है। जी जी सर आप बताएं वो क्या कह रही है? हाँ बे काम करें, आप कील पकड़ें, आप मेटल पकड़ें, कील ठोकें, पूरे का पूरा सुराख कर दें, पूरी लाइन बीच में से निकाल दें। तो निकाल दें, निकल गई तो टूट गई। तो मतलब इतना बड़ा सुराख करें कि इस एक एंड से लेकर दूसरे ड्रिल कर दें बीच में से। ठीक पुत्र, उसको अपना, मैं फिर मुड़ मुड़ के कहता हूँ, आपको नहीं पता उसका सवाल। हाँ आपका सवाल, अपना अपना सवाल पूछें जी, आपका सवाल क्या मकदार होता हो, जहां पे भी एंड होता हो, मैं नहीं समझा रहा, मैं कुछ और समझा रहा हूँ। प्लीज इस बात को ऑब्जर्व कीजिए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप किसी और तरफ निकल गए, मैं आपको ब्रिटल का और डक्टाइल का मीनिंग समझा रहा हूँ भाई। ठीक है, अब उसका मीनिंग समझाने के मैंने ड्राइंग बना दी है कि उधर अगर थोड़ी सी फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने से होगा क्या, क्या जुमला है वहां पर? उधर फोर्स लगाने से लाइक चार्जेस विल कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, दैट विल कॉज क्या? रिपल्शन, रिपल्शन विल कॉज क्या? ब्रेकिंग, दैट्स इट। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? अब इधर मैं क्या कह रहा हूं, इधर मैं कह रहा हूं यहां पे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? लेयर स्लाइड होगी, बिल्कुल होगी। उसके स्लाइड होने से क्या होगा? प्लस के सामने प्लस आएगा, आने दो। रिपल्शन क्रिएट होगी, नो। क्यों सर? वो बीच में ना इलेक्ट्रॉन्स अभी भी हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन्स। अब वो इलेक्ट्रॉन्स इतने स्मूथ तरीके से क्यों नहीं पड़े? प्लीज ध्यान से सुनिए। वो इलेक्ट्रॉन्स इतने स्मूथ, मतलब जैसे वहां था सर पूरा आयन आप पूरा पॉजिटिव नीचे लाए,
पूरा नेगेटिव भी नीचे लाए, पूरा पॉजिटिव भी, ऐसे हो रहा था। या कैटाइंस तो मैंने पूरे शिफ्ट किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स मैंने रैंडमली नीचे मूव किए हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं ही रैंडम, उनका नाम ही डी लोकल है। वो कौन से को बड़े प्यारे तरीके से वहां पे पड़े हुए हैं, वो तो सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन ढेर सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ढेर सारे इधर भी आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए। वो तो ग्लू टाइप चीज थी, वो तो फ्लूइड टाइप से, थोड़ा इधर खिसक गया, थोड़ा उधर खिसक गया होगा, ठीक है। हाँ, मुझे बताएं, मेरा सा सवाल ये है, इस प्लस के सामने आने से कुछ रिपल्शन आई है? नहीं आई, बस ये बात है। क्यों नहीं आई? सर वो बीच में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन ना सर जी अभी भी रिपल्स, वो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन का सबब है। वो अभी भी अट्रैक्शन का कैसे सबब है? वो तो पहले भी अट्रैक्शन का सबब था। अगर आपने यहाँ रिपल्शन की बात करनी है तो फिर तो रिपल्शन उधर हर जगह पर रिपल्शन है, वो सारे प्लस 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 है, तो उधर रिपल्शन क्यों नहीं हो रही? तो वही स्ट्रक्चर यहाँ रेप्लिकेट हुआ है विद वन डिफरेंस ओनली। विद व्हाट डिफरेंस ओनली? देयर इज अ गैप इधर एंड देयर इज एन अर्ज आउट। हेलो जी, तो उसका आप क्या बोलेंगे? सर यहां से मारा है, यहां से उसके अंदर डेंट पड़ गया है, वहां से थोड़ा बाहर की तरफ आ गया है, बस ये हो गया है, और नई शक्ल में सेटल हो गया है। नई डिफॉर्म्ड शक्ल में जो डेंट होता है ना, डेंट दोबारा वो जब तक उसको दूसरी तरफ से नहीं मारोगे तब तक डेंट ठीक, वो उसी तरह पूरी जिंदगी रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो नहीं होता ना सर जी हमने मारा था तो वो पीसेस में कन्वर्ट टूट गया, ठीक है। कभी किसी गाड़ी को किरची किरची देखा है? नहीं भाई, वो शीशा उसका छोटे छोटे पीसेस में आ जाता है। गाड़ी बहुत हुआ तो नहीं हो जाएगी, है जी। उसके आप ये नहीं कहेंगे सर जी हमने देखा तो पीसेस, एक उधर पीस था तो एक उधर, हाँ टायर उड़ के कहीं और चला गया हो, दरवाजा टूट कर कहीं और चला गया हो, ठीक है। खैर नहीं, मैं इतना मुश्किल या खतरनाक एक्सीडेंट ना ही समझाऊं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बुनियादी बात से क्या है, एक वर्ड को फील करना है यार, वो वर्ड की अंडरस्टैंडिंग फील करनी है। वो क्या है? एक वर्ड है डक्टाइल और एक वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है टूट जाना, डक्टाइल का मतलब है डेंट हो जाना। टूट जाने का मतलब क्या है? वो लिखा हुआ है। डेंट होने का मतलब क्या है? ये बना हुआ है कि सर जी लेयर आगे गई भी है लेकिन रिपल्शन क्रिएट नहीं हुई, दोबारा अट्रैक्शन ही पैदा हुई है। ये दोबारा अट्रैक्शन किस खुशी में पैदा हो गई? सर जिस खुशी में पहले पैदा हुई थी। पहले किस खुशी में थी? वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के चक्कर में पहले भी अट्रैक्शन थी, अभी भी क्या है? अभी भी अट्रैक्शन है। तो वहां मुसीबत क्या है? सर वहां डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां क्या है? सर वहां पूरे के पूरे ऑपोजिट प्रॉपर आइंस हैं, वो तरीके से होंगे, ऑपोजिट एक दूसरे के सामने होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक एक दूसरे के सामने होंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अट्रैक्ट करने और रिपेल करेंगे। उनका क्रिस्टल इस शक्ल में लाइक चार्जेस के आमने सामने आने से क्रिस्टल बनेगा ही नहीं, उनका क्रिस्टल बनता ही कब है? अनलाइक चार्जेस के आमने सामने आने से। इधर क्रिस्टल में क्या है? इधर सर जी चार्जेस आयंस एक ही तरह के हैं। हाँ, उनको जोड़ने के लिए कौन सी चीज अवेलेबल है? उनको जोड़ने के लिए डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे वहां, जो कि पहले भी थे और बाद में भी थे। और वो चूंकि वो डीलोकलाइज्ड थे, वो फ्री थे, वो मोबाइल थे, वो क्या किया उन्होंने? दोबारा जाकर क्या कर दिया? उन्होंने दोबारा नई शक्ल के अंदर भी अट्रैक्शन ही डेवलप कर। यहां तक अगर आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? अदरवाइज दैट्स इट। ये वैसे मेरा टॉपिक था नहीं, लेकिन मैंने वो चूंकि डक्टाइल और ब्रिटल लिखा है तो आई वांटेड कि मैं उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं। अदरवाइज स्पेसिफिकेशंस मुझसे डिमांड नहीं करती कि मैं आपको डक्टाइल के बारे में इतना कुछ समझाऊं या ब्रिटल के बारे में इतना कुछ समझाऊं। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि सर जी नमक को मारो तो नमक के पीस होते हैं, लोहे को मारो तो लोहे के पीस नहीं होते हैं। दैट्स इट जी, ठीक है। और ये एक फैक्ट है, ये इसको मुझे केमिस्ट्री समझाने की जरूरत भी नहीं है। सर हमारे घरों में नमक जो है वो पाउडर ही है सर। किसी के घर में नमक की बार हो है, उसको पकड़ के खींचते हो तो सर और लंबी होती हो है जी। हाँ, नमक के पत्थर हो सकते हैं, पत्थरों को मारें। पत्थर का कहें सर मेरे घर में नमक का लैंप है, वो लाल लाल सा नमक वाला लैंप है। अच्छा होगा जी, क्या करें उसको गिरा के दिखाएं ना। अम्मा ने फिर आपको ना गिराया तो फिर मुझे भी बता देना है। लोहे की कुछ चीज गिरा दें, पता भी नहीं चलेगा किसी को गिरी कि नहीं गिरी, आवाज आएगी बस एक। हाँ, आवाज आएगी बस एक, ठीक है जी। वो सोनोरस वाला जो फिनोमेना है, ठीक है, जो आवाज आएगी ना, वो आवाज आने से मुझे एक अजीब सा वो याद आ गया, क्या कहते हैं,